एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कूलम्ब्स लॉ। ये तीनों ही टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज में जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट क्यों करता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ रिपेल क्यों करता है, नेगेटिव के साथ रिपेल क्यों करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, फिर दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, ठीक है ना। पहले चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो पहला चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जो दूसरा चार्ज है वो हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दो तरह का ही चार्ज होता है। लेकिन बात यह है कि ये चार्ज है क्या, ये भी तो एक सवाल है। व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या। अगर हम चार्ज के विषय में जानना चाहें तो चार्ज क्या है, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज आखिर है क्या। अगर हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी एक दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी एक दूसरे बॉडी को, पार्टिकल को अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल हमारा होता है प्रोटॉन, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब ये प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटॉन हम लोग एटम्स में पढ़े हुए हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। प्रोटॉन है, फिर से अल्फा पार्टिकल है। इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज में अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ये दोनों ही हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, एटसेट्रा हम यहाँ पे लिख देते हैं। साथ ही साथ अगर हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, जो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और होता है जिसको कहते हैं हम लोग बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल हमारा एग्जाम्पल है नेगेटिव चार्ज का, ठीक ना। और यहाँ पे भी हम एटसेट्रा लिख देंगे क्योंकि और भी ढेर सारे नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो ये प्रोटॉन है किस तरह से इसका चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। अगर हम बात करें एक एटम के बारे में तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ऑर्बिट है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा और एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो और यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस बनाए तो न्यूक्लियस में 1 2 3 हम कुछ ऐसे ले लिए हैं और यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक ना। दो पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक ना। तो दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन, यहाँ पे देख के तो ओवरऑल ऐसा ही लगता है। यहाँ पे एक और न्यूट्रॉन हम बना देते हैं, तो ये दो न्यूट्रॉन है और दो प्रोटॉन है। दिख रहा है आपको, ये दोनों हमारा प्रोटॉन है और ये दोनों हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही सेम चार्ज पॉजिटिव में प्रोटॉन का होता है। ये बात आपको तो पता होना चाहिए, ठीक ना। सबसे बेसिक बात यही है, ये आपको एकदम ही पता होना चाहिए। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक ना। अगर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें, ठीक ना, तो वो हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपको याद रखना है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आपको ये बात पता होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज आगे लग जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज में आता है ना, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। अब बात यह है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज कैसे हो जाता है।
तो इसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक समझेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, आयरन रॉड है, ठीक है। तो अगर हम एक आयरन रॉड को ऐसे यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक आयरन रॉड है, ठीक है। तो इस आयरन रॉड में हमारा जितना, देखो नॉर्मली अगर हम देख रहे हैं किसी भी एटम को, तो वो एटम क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, दिख रहा है। इक्वल तो होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑपोजिट भी होता है, ये प्लस में होगा तो ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। उसी तरह से कोई एक रॉड ले लिए हम, मेटल रॉड हम इसको कह देते हैं, दिस इज अ मेटल रॉड, ठीक ना। मेटल रॉड में हम क्या करते हैं, अगर मेटल रॉड को रब करते हैं, मेटल रॉड को क्या किया, बार बार बहुत ज्यादा इसके सरफेस को यहाँ पे रब किया गया। अगर इस सरफेस को बहुत ज्यादा रब किया गया तो होगा क्या, रब करने के कारण इसका कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके सरफेस से इजेक्ट हो जाता है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम साइड में कर दिए, अब ये एटम में एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन बच गया, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ द एटम क्या हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज ऑफ द एटम क्या हमारा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? इसको हम पॉजिटिव चार्ज आयन नहीं कहेंगे क्या, बोलिए तो? ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था, ये जो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकला था, ये क्यों निकला, ये ड्यू टू रबिंग निकला। हम बार बार इसको रगड़ रहे थे, रब करने के कारण ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट कर गया। इजेक्ट करने के कारण ओवरऑल एटम का चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, जिस कारण से हर एक एटम में अगर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगे तो ओवरऑल इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मेटल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आ रहा है, ये प्रोटॉन के कारण। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जा रहा है हर एक एटम में, तो इसके कारण हमारा क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ने लगेगा हमारा किसी भी मेटल रॉड में। अब बात है कि कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, जितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, निकलेगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका मेटल रॉड पे। ये बात आपको उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, क्योंकि ये एटॉमिक लेवल पे किसी भी बॉडी में कितना चार्ज होता है उसके विषय में हम लोग बात कर लिए। ये एकदम बेसिक एटॉमिक लेवल पे हम लोग बात किए हैं, ठीक है ना। अब हम आगे यहां पे बात करें, अब अगर आगे बात किया जाए, मेटल रॉड तो हम लोग समझ गए, चार्ज कितना तरह का होता है वो भी देख लिए। 2 तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और एटॉमिक लेवल पे हम लोग ये भी आके देख लिए कि कोई भी बॉडी किस तरह से चार्ज होता है। रब करने के कारण कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है और ओवरऑल एटम क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है। क्यों ओवरऑल एटम हमारा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस में था, एक इलेक्ट्रॉन ही बचा इस ऑर्बिट में, तो ओवरऑल एटम का चार्ज क्या हो जाएगा, +2। यहां पे हम लिख सकते हैं +2e -e, तो ये क्या हो जाएगा, e बचेगा, +e इसका चार्ज हो जाएगा। और +e का मतलब क्या, +e का मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम एक एटम का चार्ज होगा। इस तरह से ढेर सारा एटम यहाँ पे होगा हमारा किसी भी मेटल सरफेस पे। तो किसी भी मेटल सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, ठीक ना, वो कैसे डिसाइड होगा, वो किस फॉर्मूला से डिसाइड होगा, चलिए उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम हम लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आखिर होता क्या है। अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज हमारा कितना ज्यादा क्वांटाइज्ड है, ये इसके बारे में हम लोग को बात करना है। कितना ज्यादा चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या, यहाँ पे ये बात आपके दिमाग में आएगा कि ये क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या। देखो यहाँ पे चार्ज को ही बेसिकली डिफाइन किया जाता है। अगर हम चार्ज को ही डिफाइन करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज, बहुत आसान है डेफिनेशन, ठीक ना, इट इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, बोलिए तो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब आपके दिमाग में बात यह आएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, दिमाग में ये बात तो आएगा ना कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम लोग जनरली ई से डिनोट करते हैं।
ई हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी चार्ज को Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE लिख सकते हैं हम। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं उसी के बारे में तो यहां डिस्कस करना है। अगर हम बात करें Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, इसका मतलब क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE का मतलब N क्या है हमारा, इंटीग्रल, ठीक ना। N क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। ये बात आपको एकदम पता होना चाहिए। और E क्या हो जाएगा, E के बारे में बात करेंगे तो यही तो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अभी हम बात किए। अब आपके दिमाग में क्लिक ये कर रहा होगा, सर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ना। नहीं, अगर आप प्लस E लिखते हैं तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, ठीक ना, प्रोटॉन्स चार्ज हो जाएगा, ये बात याद रखना। अगर माइनस E लिखते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। बात समझ रहे हैं? इस चीज को समझना है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नहीं कह देंगे, यहां पे प्लस और माइनस दोनों ही लगा हुआ है। प्लस अगर हुआ तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, माइनस अगर हुआ तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये Q चार्ज है क्या, किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है वो डिसाइड होगा, और उसको डिसाइड कौन करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक बात यहां पे याद रखना है, जो स्टार मार्क देकर के हम लिख देंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is the fundamental unit of क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इस पार्ट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, सिमिलरली करके लिखेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि Q किसी भी बॉडी में नेगेटिव चार्ज कितना है वो डिसाइड कौन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन उसमें है। जैसे कि इस जगह पे हम देखे थे कि मेटल सरफेस से हमारा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ था, तो जितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ होगा उतना पॉजिटिव चार्ज एटम पे आ जाएगा, उतना चार्ज हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि उतना प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया उस मेटल रॉड में। तो जितना प्रोटॉन एक्स्ट्रा हुआ उतना ज्यादा चार्ज हो जाएगा इस मेटल रॉड का। समझ सकते हैं इस बात को, जितना ज्यादा हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा इस मेटल रॉड में उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक प्रोटॉन का चार्ज तो हम जानते हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा उसको क्या हम इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, निकाल सकते हैं ना। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि Q इज इक्वल टू प्लस NE से हम लोग पॉजिटिव चार्ज निकाल सकते हैं। सिमिलरली किसी भी रॉड में, अगर ग्लास रॉड में जनरली नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज भी उसी तरह से निकालेंगे, कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस सरफेस पे आ गया है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उस सरफेस का, अगर वो इनिशियली क्या हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल के बाद अगर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आएगा, उतना ही उसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे उम्मीद करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर नहीं समझ में आया ना तो इस वीडियो को दोबारा देखना, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इस वीडियो में, बहुत आसान है। अगर हम नेक्स्ट बात करें जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। इसको हम यहां पे टॉपिक का नाम लिखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। अब अभी हम एक ऐसा सरफेस लेंगे, एक ऐसा सरफेस जिससे हम लोग कुछ समझेंगे। जैसे कि ये हमारा एक मेटल सरफेस है। जनरली मेटल सरफेस क्या होता है, मेटल सरफेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेटल सरफेस में पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। उम्मीद करते हैं
इस बात से आप सहमत होंगे। यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0 होगा इनिशियली। लेकिन अगर हम एक रॉड लेके आते हैं इसके सामने, एक रॉड हम यहाँ पे लेके आए इसके सामने, और ये रॉड क्या है? दिस रॉड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये रॉड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर ये रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इस पे जितने भी, यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इसको इस जगह पे रखें, इसको ओवरऑल इसको कलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, और इसको उठा करके इसको हम यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर देगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो दूर चले जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है, और पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस सरफेस पे कुछ ऐसा बन जाएगा, बोलो हाँ या ना? ये सरफेस कुछ ऐसा बन जाएगा। तो नेगेटिव अलग हो गया, पॉजिटिव इस तरफ आ गया। अब क्या करते हैं? इसी पार्ट को फिर से यहां पे रिपीट करेंगे, और इसको समझना कि हम लोग करते क्या हैं। जैसे कि ये रॉड को हम यहाँ पे लाए, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज रॉड था। यहाँ पे जो जनरेट हुआ है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग करते क्या हैं? इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। इसको क्या करेंगे? इसको हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है ना? तो ग्राउंड करने के लिए हमारे पास कुछ जुगाड़ होना चाहिए। ऐसे हम इसको क्या किए? ग्राउंड कर दिए। ग्राउंड करने का बेसिकली साइन ऐसा भी होता है, ठीक ना? ये हमारा ग्राउंड करने का साइन है, ये हम ग्राउंड कर दिए। इसको ग्राउंड करने का मतलब ये पूरा इसको जमीन के अंदर ही डाल दिए। तो बेसिकली अच्छा होगा कि अगर इसको आप जमीन के अंदर ही डाल दे, तो जमीन के अंदर डालने से होगा क्या कि ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर चला जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इसके थ्रू से अंदर चला जाएगा। तो अब जो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा था? जैसे कि आपको दिख रहा था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर जा रहा था इस रास्ते के थ्रू से। यहाँ पे जो भी नेगेटिव चार्ज था वो इस रास्ते के थ्रू से इधर जा रहा था, और यहाँ पे क्या था? हमारा पॉजिटिव चार्ज था। इस बात से तो आप सहमत हैं? और ये तो नेगेटिव था हमारा। अब ओवरऑल जैसे ही सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, अर्थिंग करने से, तो यहाँ पे ओवरऑल इस मेटल सरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या इस मेटल सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं रह जाएगा? क्या इस मेटल सरफेस पे क्या रह जाएगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हम अर्थ कर दिए। तो यहां पे एक दूसरे मेटल के कारण, मतलब कि एक दूसरे रॉड के कारण हम इस सरफेस पे एक दूसरा नया चार्ज जनरेट कर दिए बिना इसको टच किए। क्या हमने इसको टच किया? बिना टच किए हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिए। इसका चार्ज इनिशियली न्यूट्रल था, लेकिन इसी पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रोसेस को कहा जाता है, हम लोग इसको लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आप लोग समझ गए। अब ये तो एक थ्योरेटिकल अच्छे से एक्सपेरिमेंटल वे में समझाया गया एग्जाम्पल था। आप क्या डेली लाइफ में इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं? हम बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए दिखाते हैं। हम बोलेंगे किए भी हैं। गेस कीजिए क्या किए हैं? क्या आप ये काम नहीं किए हैं? बिल्कुल किए हैं ना। यहां पे देख रहे हैं कि ये कॉम है, ठीक ना। अगर ये कॉम का चार्ज नेगेटिव होगा तो ये यहाँ पे इसका तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला अलाइन होकर के इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसका चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक ना, तो यहां से जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि ओवरऑल बिट ऑफ पेपर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जो न्यूट्रल होगा, तो अगर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में होता है, जिस कारण से हमारा क्या होता है कि बिट ऑफ पेपर इस
कॉम में चिपक जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। यहाँ पे हम कोई चार्ज किसी को दे नहीं रहे हैं, ये खुद ब खुद जनरेट हो रहा है। इसी प्रोसेस का नाम क्या दिए हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आखिर होता क्या है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। आखिर कूलम्स लॉ होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में होता यह है कि एक फोर्स जनरेट होता है। जैसे कि अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक ना। तो पॉजिटिव चार्ज, ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से हमेशा अट्रैक्ट होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा? आपस में अट्रैक्ट होगा, ठीक ना। ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा। लेकिन अगर हम सेम इसी तरह का एक पॉजिटिव ले लें, इस नेगेटिव को साइड में रखें और इस नेगेटिव को भी हम एक और नेगेटिव ले लें, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में ना एक रिपल्सन होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा? एक रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगा होगा, तभी तो ये दूर जा रहा है। इस दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगा होगा, तभी तो ये दूर जा रहा है। ये जो फोर्स लगता है, चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट चार्ज होने के कारण जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और उसका नाम एक और है जिसको कूलम्स लॉ या फिर कूलम्स फोर्स भी कहा जाता है, ठीक ना। तो कूलम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आखिर हमारा है क्या? चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विषय में बात करते हैं तो इस पूरे पार्ट को फिलहाल यहाँ पे हम नीचे की ओर ले आते हैं और यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे कि हमारा कूलम्स लॉ का डेफिनेशन आखिर होता क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड as the total force acting between two charges is directly, is लिखने के बाद यहाँ पे हम पहला पॉइंट देंगे और लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance between them, ठीक है। अब इसको अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। F, पहला पॉइंट हमारा जो एक्सप्लेन कर रहा है, इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को फिलहाल के लिए भूल जाएं, इसको भी हटा देते हैं हम। हमारे पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, मान लेते हैं। एक का नाम Q1 दे देते हैं, ठीक है ना, एक का नाम Q2 दे देते हैं। ये हमारा फोर्स हो जाएगा, इसको हटा दिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों का चार्ज का नाम दे दिए। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है फिलहाल हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये Q1 है, ये Q2 है। तो इसका बीच में जो फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा दोनों का चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा कहता है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ना, जिसको R कहते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा कूलम्स लॉ है। बेसिकली कूलम्स लॉ हम लोग का यही होता है। अब इन दोनों चीजों को हम मर्ज अगर करें
तो क्या होगा अगर दोनों पार्ट को मर्ज किया जाए, ठीक ना। तो दोनों पार्ट को मर्ज करने से हमारा ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसके विषय में बात कर रहा है ना। दिख रहा है ना, ये दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसके बीच में बात हो रहा है। अगर हमारा फोर्स का वैल्यू, इफ फोर्स इज, इस चीज को समझना है, ठीक ना। इफ फोर्स इज नेगेटिव, ठीक ना, अगर फोर्स क्या है हमारा नेगेटिव है, देन इट इज attractive force, attractive force। अब ये बात कैसे समझें कि अगर फोर्स नेगेटिव हुआ तो हमारा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जनरली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये बात तो जानते हैं। तो यहां से इस पार्ट को हम उठा के लाते हैं, सॉरी, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इसको यहां से हम उठा के लाएंगे, उठा लिए और यहां पे रख दिए। अब यहां पे देखिए Q1 है, अगर Q1 Q2 के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दोनों आपस में आएगा, तो दोनों में से किसी एक चार्ज को नेगेटिव होना होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक ना। दोनों में से कोई एक चार्ज को नेगेटिव होना होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है, ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये पार्ट हमारा नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव। इसीलिए फोर्स हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। ये बात हमेशा याद रखना, ये नेचर ऑफ द फोर्स है। फोर्स नेगेटिव होने का मतलब Q1 Q2 हमारा क्या होगा, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा लेस देन क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ठीक ना। ये केस हुआ तो इसको भी हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स ही कहेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर फोर्स का वैल्यू हमारा पॉजिटिव हुआ, इफ फोर्स इज पॉजिटिव, अगर फोर्स हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव है, ठीक ना, देन क्या हो जाएगा बोलो तो, देन इट इज रिपल्सिव फोर्स। यहां अट्रैक्टिव लिखे थे, देन इट इज रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। अब यहां पे एक चार्ज को हम लोग समझते हैं, एक चार्ज के विषय में, जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है। इन दोनों का प्रोडक्ट, जिसको हम लोग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 कहते हैं, ये क्या हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा क्या? ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, जिसका मतलब कि ये हमारा क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, दूसरा भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। इस केस में भी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 लिखेंगे, जिस केस में जो हमारा Q1 इंटू Q2 होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया ना। ये बात क्लियर है, हम क्या बोले, इस बात से आप सहमत हैं? ठीक है, तो आज जो हम लोग सीखे, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना तरह का होता है वो देखे, पॉजिटिव नेगेटिव देखे, साथ ही साथ हम लोग क्या देखे, मेटल रॉड पे चार्ज कैसे जनरेट होता है, एटॉमिक लेवल पे हम लोग बात करके देखे। रब करने के कारण इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट हो गया था और उसके कारण ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्या हो गया था, पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पेज में अगर बात करें तो उसी को हम लोग क्वांटाइजेशन चार्ज ऑफ चार्ज के फॉर्म में पढ़े। मतलब कि इस मेटल रॉड पे कितना चार्ज आएगा वो Q किस पे डिपेंड करेगा, प्लस Ne पे। मतलब कि यहाँ पे एक प्लस तो प्रोटॉन को बता रहा है, N कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो डिसाइड करेगा कि इस रॉड में कितना चार्ज है। तो यहाँ चार्ज ऑफ द रॉड इससे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट, यहां पे तो और भी डिटेल में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो कि है आपका यहां पे ये वैल्यू लिखा हुआ है, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इससे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज नहीं हो सकता है।
ठीक ना। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, इसीलिए हम इसको फंडामेंटल यूनिट बोलें, क्योंकि इससे छोटा नहीं हो सकता है। जैसे कि आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि सेल होता है। अब सेल से छोटा कोई ऐसा फंडामेंटल यूनिट ही नहीं है जो लाइफ हो, जिसमें लाइफ हो। सेल में लाइफ होता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है उसमें लाइफ नहीं होता है, ठीक ना, वो तो ऑर्गेनल्स हो गया। उसके अंदर है तब तक लाइफ है, जब तक बाहर निकल जाएगा तो लाइफ नहीं होगा। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या है, लाइफ हमारा होता है सेल, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होगा। क्योंकि प्रोटॉन से छोटा चार्ज हो नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज हो नहीं सकता है नेगेटिव में, और प्रोटॉन में पॉजिटिव में। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को देखिए, कैसे बॉडी को सामने लाने से नेगेटिव को रिपेल कर दिया, और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे आ गया, और जिधर नेगेटिव आया था उसको हम क्या कर दिए, ग्राउंड कर दिए। वर्ड क्या लिखे थे, ग्राउंड, ठीक ना, ग्राउंड कर दिया। हम इसको ग्राउंड में डाल देंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो देखो सारा इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है ना, ये जमीन में चला जाता है, और यहाँ पे ओवरऑल क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया गया है इस रॉड के द्वारा, ठीक ना। क्या इसको सटाए थे हम, यहाँ पे टच किए थे, नहीं टच किए थे, बिना टच किए यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस कर दिया गया, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एक एग्जांपल भी दिए, जो एक कॉम के द्वारा बिट ऑफ पेपर को उठाया जाता है, ढेर सारा बिट्स ऑफ पेपर है, इसको उठाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ देखें। कूलम्स लॉ भी देख लिए क्या होता है, कंप्लीट डिटेल में देखे हैं, ठीक ना, कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज होता है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब क्या, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है, ठीक ना। और यहाँ पे k का वैल्यू क्या होता है, k इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मतलब यूनिट के साथ याद रखना है। अब के क्या है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे कि के बेसिकली हमारा होता क्या है, जिसमें हम लोग परमिटिविटी तो पढ़ेंगे ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे कि परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ये नेक्स्ट क्लास, अभी नहीं, अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कि ये कब रिपल्सिव होगा, कब अट्रैक्टिव होगा, ये पार्ट भी आपको क्लियर होगा। अगर ये पार्ट आपको समझ में आ गया तो अब तक के लिए हम क्या बोलेंगे, आप लोग सबको हम बोलने वाले हैं क्या, थैंक यू एवरीवन। अब एक बात बताइए, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक ना, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। एक बात, कोई भी अगर डाउट हो, ठीक ना, तो आपको क्या करना है ना, उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये पार्ट में डाउट हुआ है, तो जाकर के हम आपका डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने से और कहाँ पे हम अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही हेल्प से हम अपना चैनल को इम्प्रूव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आप अगर बताइएगा तो आपके डायरेक्शन की मदद से ही हम इस चीज में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और ढेर सारा वीडियोस डालेंगे। ऐसा नहीं है, हम भी सीखने के ही प्रोसेस में है। एवरीवन इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हर एक कोई सीख ही रहा है, ठीक ना। तो आप बताएंगे कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या नहीं, और क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया। अगर आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो उसका हम एक और वीडियो बना के आपके लिए डाल देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।